एक जमाने की बात है। किंग उस्मान एक ताकतवर और महबूब बादशाह था। उसने क्वीन शानजे से शादी की, जो हुस्न, वकार और समझदारी का खूबसूरत इम्तिजाज थी। दोनों एक पुरसुकून और मुतमईन जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी एक ही बेटी थी, प्रिंसेस उसवा, खूबसूरत, ज़हीन और गैर मामूली सलाहियतों की मालिक। वही उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। महल नज़्म ज़ब्त और खुशहाली की मिसाल था। किंग उस्मान के इर्द गिर्द वफादार लोग थे और शाही इस्तबले आला नस्ल के घोड़ों से भरे रहते थे, जिन पर कीमती कैपरिजन सजे होते थे। मगर सबसे हैरानकुन चीज एक खास मास्टर डोंकी था, जो सबसे बेहतरीन इस्तबल में रखा गया था और अपने गैर मामूली लंबे कानों की वजह से सबकी तवज्जो का मरकज बना रहता था। ये मास्टर डोंकी किसी आम जानवर की तरह नहीं था। हर सुबह उसकी जगह सुनहरी गोल्डन क्राउन्स और कीमती गोल्डन लुई से भरी होती थी, और यही जानवर दरअसल सल्तनत की दौलत का सबसे बड़ा राज था। मगर किस्मत ने अचानक रुख बदल लिया। क्वीन शानजे एक जानलेवा बीमारी में मुब्तला हो गईं। इलाज हुआ, दुआएं हुईं, मगर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अपनी आखिरी सांसों में क्वीन शानजे ने उसका हाथ थामा और कहा, रियासत को वारिस चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ एक बेटी, प्रिंसेस उसवा, दे सकी हूँ। मैं तुमसे सिर्फ एक वादा चाहती हूँ, इस वक्त तक किसी से शादी ना करना, जब तक तुम्हें मुझसे ज्यादा खूबसूरत और कामिल प्रिंसेस ना मिल जाए। मुझसे ये कसम खाओ ताकि मैं सुकून से दुनिया छोड़ सकूं। कुछ ही देर बाद क्वीन शानजे दुनिया से रुखसत हो गई। किंग उस्मान टूट गया। दिन रात उसका गम, उसके आंसू और सोग ही उसकी जिंदगी बन गए। मगर वक्त रुकता नहीं। कुछ अरसे बाद रियासत के बड़े लोग इकट्ठे हुए और बादशाह के सामने हाजिर हुए। सबका एक ही मुतालबा था, रियासत को हुसन नहीं, वारिस चाहिए। उन्होंने समझाया कि अगर प्रिंसेस उसवा ने किसी गैर मुल्की से शादी की तो सल्तनत कमजोर हो जाएगी। ये बात सुनकर किंग उस्मान खामोश हो गया। उसने वादा किया कि वो इस मामले पर गौर करेगा। चुनाचे सल्तनत भर में शादी के काबिल प्रिंसेसेस की तलाश शुरू हो गई, मगर कोई भी क्वीन शानजे के हुस्न और वकार के करीब तक न पहुंच सकी। फैसला करने के बजाय किंग उस्मान अपने गम में और ज्यादा डूबता चला गया, यहाँ तक कि उसकी अकल पर पर्दा पड़ने लगा। वो हकीकत और माजी के फर्क को भूल बैठा। उसे यूं महसूस होने लगा जैसे वो फिर से जवान है, और प्रिंसेस उसवा, उसकी अपनी बेटी, उसे अपनी मलका दिखाई देने लगी, वैसी ही जैसी कभी क्वीन शानजे हुआ करती थी। इसी फरेब में जीते हुए उसने उसवा को हुक्म दिया, मेरे साथ शादी के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर प्रिंसेस उसवा पर कयामत टूट पड़ी। वो पाकीज़ा सीरत और बावकार थी। अब्बा, वो अपने बाप के कदमों में गिर गई ये गुनाह है, ऐसे नहीं कहे। और पूरी ताकत से उसे समझाने लगी कि वो उसे उस गैर फितरी ख्वाहिश पर मजबूर ना करे। मगर किंग उस्मान अपने जुनून में उसकी मुजाहिमत की वजह समझने से कासिर था। उसने एक बूढ़े ड्रूइड प्रीस्ट को बुलाया ताकि वो प्रिंसेस के ज़मीर को मुतमईन करे। ये ड्रूइड दीनदारी से ज्यादा इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद था। उसने सच और पाकीज़गी का साथ देने के बजाय बादशाह की खुशनूदी को तरजीह दी। किंग उस्मान को हकीकत की तरफ लाने के बजाय उसने उसके फरेब को मजीद मजबूत कर दिया। शदीद अजियत और बेबसी में डूबी हुई प्रिंसेस उसवा को आखिरकार अपनी गॉड मदर लाइलैक फेरी याद आ गई। उसने फैसला किया कि उसी से मदद मांगनी चाहिए। इसी रात वो एक नन्ही सी खूबसूरत कैरेज में रवाना हुई, जिसे एक बड़ा सा शीप खींच रहा था। ऐसा शीप जो तमाम रास्ते जानता था। मुझे सब कुछ पहले ही मालूम है मेरी बच्ची। जब वो पहुंची तो लाइलैक फेरी ने मोहब्बत से उसे देखा और कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करो तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपने बाप की ख्वाहिश मान लेना एक बड़ा गुनाह होगा, मगर तुम उसे नाराज किए बगैर उससे बच सकती हो। हम किंग उस्मान को एक ऐसा इम्तिहान देंगे जो उसे चौंका देगा। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मांगो कि वो तुम्हें इस मास्टर डोंकी की खाल दे, वही डोंकी जिससे उसे इतनी खुशी और दौलत हासिल होती है। प्रिंसेस उसवा दिल से खुश हुई। ये नया मौका उसके लिए नजात की राह था।
क्योंकि वो जानती थी कि उसका बाप कभी भी उस गधे को कुर्बान नहीं कर सकता। वो किंग उस्मान के पास गई और अपनी नई ख्वाहिश बयान की। अब्बाजान, मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। किंग उस्मान चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। मैं सिर्फ इसी सूरत आपकी दुल्हन बनूंगी जब आप मुझे मास्टर डोंकी की खाल ला कर दें। उस्वा के अल्फाज सुनकर किंग उस्मान कुछ देर सोच में डूबा रहा, मगर आखिरकार उसकी जिद जीत गई। बदकिस्मत गधा कुर्बान किया गया और उसकी खाल प्रिंसेस उस्वा के पास बाकायदा तरीके से लाई गई। अब प्रिंसेस उस्वा जान चुकी थी कि उसके पास अपना नुकसान टालने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। इसी वक्त उसकी गॉडमदर लाइलैक फेरी हाजिर हो गई। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा है। इस खाल में अपने आप को लपेटो, महल छोड़ दो। मैं तुम्हारे असासे भी तुम्हारे साथ रखूंगी। जहाँ भी तुम रुको, तुम्हारा संदूक जिसमें तुम्हारे कपड़े और जेवरात है तुम्हारे कदमों के साथ आएगा। और ये मेरा वांद है, जब संदूक चाहिए हो जमीन पर उसे थपथपाओ और वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। मगर जल्दी करो, देर ना लगाओ। प्रिंसेस उस्वा ने अपनी गॉड मदर को बार बार गले लगाया और उससे दुआ की कि वो उसे कभी ना छोड़े। फिर उसने चिमनी की राख अपने ऊपर लगाकर खुद को छुपा लिया। वो बदसूरत खाल में लिपटी और शानदार महल से निकल गई। प्रिंसेस उस्वा के गायब होने से महल में हलचल मच गई। किंग उस्मान, जो एक शानदार बैंक्वेट के लिए तैयारियां कर रहा था, बेहद परेशान हो गया। उसने 100 से ज्यादा जॉन्डर्म और हजारों मस्किटियर्स भेज दिए ताकि अपनी बेटी तलाश करें, मगर लाइलैक फेरी ने उसे सबकी नजरों से गायब कर दिया और वो हर कोशिश से बच गई। इस दौरान प्रिंसेस उस्वा बहुत दूर चलती रही। आखिरकार वो एक खूबसूरत शहर पहुंची, जहां शहर के दरवाजे पर एक छोटा सा फॉर्म था। फॉर्म की औरत को किसी की जरूरत थी जो डिशेस धोए और गिसेस और पिग्स की देखभाल करे। क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? जब उसने प्रिंसेस उस्वा को इतनी गंदी हालत में देखा तो उसे काम पर रखने की पेशकश की। थकी हुई प्रिंसेस उस्वा ने खुशी खुशी ये पेशकश कबूल की। उसे किचन के एक गोशे में रखा गया, जहां पहले दिनों में मेल सर्वेंट्स उसके साथ मजाक करते रहे, क्योंकि डोंकी स्किन की वजह से वो बहुत गंदी और बज़ाहिर गैर खुशनुमा लगती थी। मगर जल्द ही वो लोग अपनी शौकिया बातों से थक गए। प्रिंसेस उस्वा इतनी मेहनती और होशियार थी कि फार्म की औरत ने उसे अपनी हिफाजत में ले लिया। वो शीप की देखभाल करती और गीस को खाने के लिए ले जाती। उसका हर काम इतनी महारत से होता कि ऐसा लगता जैसे वो हमेशा यही करती रही हो। एक दिन प्रिंसेस उस्वा एक साफ फाउंटेन के पास बैठी थी। पानी में अपनी अक्कासी देखकर वो उदास हो गई। वो डोंकी स्किन जो उसे ढांपे हुए था, नफरत अंगेज लग रहा था। उसने फैसला किया कि वो अपनी शानदार ड्रेसेस सिर्फ छुट्टी और इतवार के दिन पहनकर खुशी मनाएगी, और ये जानकर खुश हुई कि शीप और गीज अब भी उसे प्यार करते हैं, चाहे वो अगली डोंकी स्किन में ही क्यों ना हो। एक छुट्टी के दिन जब डोंकी स्किन ने अपना सूरज जैसा सन कलर ड्रेस पहना हुआ था, फॉर्म के मालिक के बेटे, एक नौजवान और खूबसूरत प्रिंस, शिकार से वापस आकर आराम के लिए फॉर्म पहुंचा। वो अपने वालिद और माँ क्वीन दोनों का महबूब था और अवाम में भी बहुत मकबूल। खाने के बाद उसने फॉर्म का जायजा लेना शुरू किया। एक अंधेरी गली में पहुंचकर उसने एक बंद दरवाजे में क्यूरियोसिटी से की होल से झांका। वहां उसकी आंखों के सामने ऐसी प्रिंसेस का मंजर आया कि वो दंग रह गया। खूबसूरत, शानदार लिबास में मलबूस, इतनी नोबिलिटी और वकार के साथ कि उसे देवी लग रही थी। उसकी शिद्दत जज्बात इतनी थी कि अगर एहतराम न होता तो वो दरवाजा तोड़ देता। बाद में मालूम हुआ कि ये वही स्कलियन है जिसे सब डोंकी स्किन कहते हैं।
क्योंकि वो हमेशा वही अगली स्किन पहनती है। वो इतनी गंदी और बेहवासी की हालत में थी कि किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और लोगों ने उसे सिर्फ रहम की वजह से गीस की देखभाल के लिए रखा था। प्रिंस उस जवाब से मुतमईन न हुआ क्योंकि वो जानता था कि आम लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो वापस अपने वालिद किंग के महल चला गया, मगर उसके दिमाग में वो की होल से देखी गई खूबसूरत प्रिंसेस की तस्वीर बार बार गर्दिश कर रही थी। मोहब्बत की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि वो रात को ही खौफनाक फीवर में मुब्तला हो गया और मौत के करीब पहुंच गया। डॉक्टरों ने बताया कि ये तबाहकुन बुखार शदीद दुख या मोहब्बत की वजह से आया है। क्वीन ने अपने बेटे से इल्तिजा की और वादा किया कि अगर वो कोई चीज चाहे, खाह ताज हो या किसी प्रिंसेस की ख्वाहिश, हर चीज उसके लिए हासिल की जाएगी। माँ, अगर आप चाहती हैं कि मैं अपनी ख्वाहिश बताऊं, तो मैं चाहता हूं कि डोंकी स्किन मेरे लिए केक बनाए और जब तैयार हो जाए तो मेरे लिए ले आए। क्वीन ने एक अफसर को हुक्म दिया, जाओ डोंकी स्किन से कहो कि प्रिंस के लिए केक तैयार करे। ये बस मरीज की छोटी सी ख्वाहिश है, फौरन अमल करो। मैसेंजर दौड़ता हुआ फॉर्म पहुंचा। जाओ, प्रिंस के लिए केक तैयार करो, सबसे बेहतरीन। ये क्वीन की तरफ से हुक्म है। दिल ही दिल में डोंकी स्किन खुश थी। शायद वो प्रिंस को पहले ही देख चुकी थी। अब उसे मौका मिला कि प्रिंस उसे पहचाने। उसने फौरन अगली डोंकी स्किन उतारी, बाल संवारे, फिर वो केक बनाने लगी। बेहतरीन फ्लावर, ताजा एग्स और बटर इस्तेमाल करते हुए। काम के दौरान उसकी उंगली में पहना हुआ रिंग हादसाती तौर पर केक में गिर गया और मिक्स हो गया। केक तैयार होने पर वो दोबारा डोंकी स्किन में लिपटी और मैसेंजर को दे दिया, प्रिंस की खबर पूछते हुए। प्रिंस की तबीयत कैसी है? मगर मैसेंजर ने कोई जवाब न दिया और केक लेकर दौड़ता हुआ महल वापस पहुंच गया। प्रिंस ने केक मैसेंजर के हाथों से लपेट लिया और उसे इतनी तेजी से खाने लगा कि हाजिर डॉक्टर्स ने फौरन कहा, ऐसी तेजी से केक नहीं खाना, ये अच्छी अलामत नहीं है। एक टुकड़े में वो नियरली रिंग निगल बैठा, मगर खुशकिस्मती से उसने उसे क्लेवरली बाहर निकाल लिया। प्रिंस की नजर फौरन उस खूबसूरत एमरल्ड पर गई जो गोल्ड कीपर रिंग में जमी हुई थी। इतनी छोटी कि सिर्फ दुनिया की सबसे खूबसूरत छोटी उंगली में पहनी जा सकती थी। उसने रिंग को 1000 बार चूम लिया, पिलो के नीचे रखा और हर लम्हा जब महसूस किया कि कोई देख नहीं रहा, उसे निकाल कर देखा। उसकी बेचैनी और फिक्र इस हद तक बढ़ गई कि वो उस प्रिंसेस को देखने का मंसूबा बनाने लगा, मगर ना तो पूछ सकता था कि क्या डोंकी स्किन आएगी और ना ही कीहोल के जरिए देखी गई हकीकत का जिक्र कर सकता था। डरता था कि उसे ख्वाब देखने वाला समझकर हंस दिया जाए। यही जज्बात दोबारा शदीद फीवर का सबब बन गए। डॉक्टरों ने नाअहली में क्वीन को बताया कि प्रिंस की बीमारी मोहब्बत की वजह से है। फौरन क्वीन और बेचैन किंग अपने बेटे के पास दौड़ पड़े। मेरा बेटा, मेरे अजीज बेटे, उसका नाम बताओ जिसे तुम चाहते हो। हम कसम खाते हैं कि तुम्हें वो दे देंगे। अम्मी और अबू, मैं कभी ऐसी शादी नहीं करना चाहता जो आपको नागवार हो। उसके बाद उसने एमरल्ड रिंग को पिलो से निकाला और कहा, माँ, अब सच साबित करने का एक ही रास्ता है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ जिसकी उंगली में ये रिंग आए। ये कोई आम देहाती या नादान लड़की नहीं हो सकती। ऐसा नायाब एमरल्ड, ऐसा फाइन गोल्ड। किंग और क्वीन ने रिंग गौर से देखी और इत्तेफाक किया कि ये यकीनी तौर पर किसी अच्छे घर की बेटी की होगी। फिर कंग ने अपने बेटे को गले लगाया, सेहत की दुआ दी और बाहर निकलकर पूरे शहर में ट्रम्पेट्स, ड्रम्स और फाइफ्स बजने का हुक्म दिया। जिसकी उंगली में ये रिंग आए, वो शहजादे की दुल्हन बनेगी। सबसे पहले शहजादियां आईं, फिर डचेसेस, मार्कीजेस और बैरोनोस। सब ने अपनी उंगलियां छोटी करने की पूरी कोशिश की, मगर कोई भी रिंग नहीं पहन सकी। फिर गांव की लड़कियां लाई गईं, लेकिन उनके खूबसूरत मगर मोटे उंगलियां रिंग में नहीं आईं। प्रिंस, जो अब बेहतर महसूस कर रहा था, खुद ट्रायल करने लगा। डोंकी स्किन कहाँ है?
जिसने मेरे लिए केक बनाया था। नहीं, वो नहीं आई। वो तो इतनी गंदी और आम लगती है कि कोई उसकी तरफ देखता ही नहीं। जाओ, फौरन डोंकी स्किन को लेकर आओ। प्रिंसेस उसवा, जो ड्रम्स और हेरल्ड्स की आवाजें सुन रही थी, जान गई कि रिंग की वजह से ये हलचल है। दिल ही दिल में वो प्रिंस से मोहब्बत करती थी, मगर ट्रू लव की तरह शर्मीली और आजिज थी, और डरती थी कि कोई और लड़की रिंग पहन ना ले। जब मैसेंजर्स दरवाजा खटखटाए, उसवा ने फौरन अपनी हेयर सवारे, फिर जल्दी से अपनी डोंकी स्किन ओढ़ ली और दरवाजा खोला। तुम्हें प्रिंस के पास लेकर जा रहे हैं। उसवा को लेकर प्रिंस के सामने लाए। प्रिंस उसके लिबास देखकर हैरान रह गया। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि यही वो मैजेस्टिक और खूबसूरत लड़की है जिसे उसने की हॉल से देखा था। क्या तुम वही हो जो फार्म की अंधेरी गली में रहती हो? यस योर हाइनेस। अपना हाथ दिखाओ। और जब उसवा ने अपना हाथ निकाला, रिंग आसानी से उसकी दुनिया की सबसे खूबसूरत छोटी उंगली में चली गई। इसी लम्हे डोंकी स्किन उसके कंधों से गिर गई। उसी वक्त लाइलक फेरी नमूदार हुई और प्रिंस को उसवा की सारी हकीकत और कहानी सुनाई। किंग और क्वीन बहुत खुश हुए और प्रिंस का प्यार उसवा की खूबियों और खूबसूरती को देखकर और बढ़ गया। उसवा ने कहा कि वो प्रिंस से शादी नहीं करेगी जब तक कि उसके वालिद की रजा न हो। लिहाजा पहले इनविटेशन उसके वालिद को भेजा गया, लेकिन दुल्हन का नाम नहीं बताया गया, जैसा कि लाइलक फेरी ने मशवरा दिया था। दुनिया के मुख्तलिफ किंग्स शादियां मनाने आए, कुछ सेडान चेयर्स में, कुछ खूबसूरत कैरेजेस में, और दूर दराज के ममालिक से आए हुए एलिफेंट्स, टाइगर्स और ईगल्स पर सवार थे। सबसे ज्यादा शानदार और जलालत वाला उसवा का वालिद था। वो अक्लमंद हो चुका था और अपनी दूसरी बीवी के साथ रहता था, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसवा दौड़ती हुई अपने वालिद के पास गई और वो फौरन उसे पहचानकर गले लगा लिया। शादी के जुलूस और जश्न तकरीबन 3 माह जारी रहे, मगर प्रिंस और उसवा का इश्क इतना मजबूत था कि अगर वक्त ने रोका न होता तो ये मोहब्बत सदियों तक कायम रहती।